नमस्कार। माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले लाइव में थोड़ी सी टेक्निकल इशू हुआ था, शायद नेटवर्क नहीं था। तो ठीक है, हम फिर से चर्चा करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक अन्य कहानी जो बहुत अजीब से कारणों के कारण या अजीब कारणों से चर्चित रही है। इसका नाम है हीरे का हीरा। इस कहानी बहुत छोटी सी कहानी है और इस कहानी को सुनाने से पहले मैं इसके बहुत सारे जो पहलू हैं उनके ऊपर बात करना चाहूँगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये कहानी अपूर्ण है और वो ये समझते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में से ये कहानी उपज रही थी, परंतु कारणवश वो इसे पूरा नहीं कर पाए। इसका एक पक्ष है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा इसका जो बहुत सुंदर पक्ष है इस कहानी का, वो ये है कि ये कहानी आंचलिकता से सरोबार है और जिस पृष्ठभूमि का उल्लेख और जिन रीति रिवाज़ों का उल्लेख इस कहानी में पढ़ने को मिलता है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्वर्गीय पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी संस्कृति के कितने करीब थे और उन्होंने संस्कृति को अपने लेखन में संजोया और नज़ीर भी बनाई। अब फिर से उस मुद्दे पर आते हैं कि ये कहानी अधूरी है और वर्तमान में कुछ साहित्यकारों ने ये भी कहा कि कुछ एक लोगों ने प्रयास से इस कहानी को पूरा करके प्रकाशित किया, परंतु मेरा व्यक्तिगत विचार ऐसा है कि इस कहानी को मैंने बहुत बार पढ़ा और शायद इसी कारण बार बार पढ़ा क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये कहानी अधूरी है। और जितनी बार भी मैंने पढ़ा, मैं अंतिम निष्कर्ष पर यही पहुंचा कि ये कहानी अधूरी नहीं है, ये कहानी पूरी है। अब ये कहानी पूरी क्यों है, इसके ऊपर हम कहानी के अंत में चर्चा करेंगे। और कहानी में फिर से पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का वो चिर परिचित चरित्र लहना सिंह आता है और हीरे का हीरा, तो जो हीरा है इस कहानी में वो लहना सिंह का पिता दर्शाया गया है। और एक स्थान पर हीरा जो है वो अपने गांव भर में मुनादी करता है कि उसका चाचा आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी संस्कृति में पिता को बहुत अलग अलग संबोधन प्रदान किए जाते हैं। कोई बाबा कहता है, कोई दादा कहता है, कोई चाचा कहता है। यदि हम गांव की पुरानी संस्कृति में जाएं तो ऐसे ही नाम हुआ करते थे। सो इसलिए जब हीरा इस कहानी में कहेगा कि उसका चाचा आने वाला है, तो दर्शकों और श्रोताओं आप समझ लेना कि उसका पिता आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी हीरे का हीरा। आज सवेरे ही से गुलाब देई काम में लगी हुई है। उसने अपने मट्टी के घर के आंगन को गोबर से लीपा है। उस पर पीसे हुए चावल से मंडन मांडे हैं। घर की देहली पर उसी चावल के आटे से लीकें खींची हैं और उन पर अक्षत और बिल्वपत्र रखे हैं। दूब की 9 डालियां चुनकर उनने लाल डोरा बांधकर उसकी कुलदेवी बनाई है और एक हरे पत्ते के दूने में चावल भरकर उसे अंदर के घर में भीत के सहारे एक लकड़ी के देहरे में रखा है। कल पड़ोसी से मांग कर गुलाबी रंग लाई थी, उससे रंगी हुई चादर बिचारी को आज नसीब हुई है।
लठिया टेकती हुई बुढ़िया माता की आंखें यदि 3 वर्ष की कंगाली और पुत्र वियोग से और 1.5 वर्ष की बीमारी से दुखिया के कुछ आंखें और उनमें ज्योति बाकी रही हो तो दरवाजे पर लगी हुई है। 3 वर्ष के पति वियोग और दारिद्र्य की प्रबल छाया से रात दिन के रोने से पथराई और सफ़ेद हुई गुलाबदेई की आंखों पर आज फिर कुछ यौवन की ज्योति और हर्ष के लाल डोरे आ गए हैं। और 7 वर्ष की बालक हीरा, जिसका एकमात्र वस्त्र कुर्ता खार से धोकर कल ही उजला कर दिया गया है, कल ही से पड़ोसियों से कहता फिर रहा है कि मेरा चाचा आवेगा, मेरा चाचा आवेगा। बाहर खेतों के पास लकड़ी की धमाधम सुनाई पड़ने लगी। जान पड़ता है कोई लंगड़ा आदमी चला आ रहा है जिसके एक लकड़ी की टांग है। 10 महीने पहले एक चिट्ठी आई थी जिसे पास के गांव के पटवारी ने पढ़कर गुलाब दी और उसकी सास को सुनाया था। उसमें लिखा था कि लहना सिंह की टांग चीन की लड़ाई में घायल हो गई है और हांगकांग के अस्पताल में उसकी टांग काट दी गई है। माता के वात्सल्य और पत्नी के प्रेम में हृदय पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि बेचारियों ने 4 दिन रोटी नहीं खाई। तो भी उसके ऊपर सत्य आपत्ति आती हुई और आई हुई जानकर भी हम लोग कैसे आंख मीच लेते हैं और आशा की कच्ची जाली में अपने को छिपाकर कवच से ढका हुआ समझते हैं। वे कभी कभी आशा किया करती थीं कि दोनों पैर सही सलामत लेकर ही लहना सिंह घर आ जाए तो कैसा। और माता अपनी बीमारी से उठते ही पीपल के नीचे के नाग के यहाँ पंच पकवान चढ़ाने गई थी कि नाग बाबा, मेरा बेटा दोनों पैरों चलता हुआ राजी खुशी मेरे पास आ जावे। उसी दिन लौटते हुए उसे एक सफ़ेद नाग भी दिखा था जिससे उसे आशा हुई कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई। पहले पहले तो सुखदेई को ज्वर की बेचैनी में पति का एक टांग कभी दहनी और कभी बाईं, किसी दिन कमर के पास से और किसी दिन पिंडली के पास से और फिर कभी टखने के पास से कटी हुई दिखाई देती। परंतु फिर जब उसे साधारण स्वप्न आने लगे तो वह अपने पति को दोनों जांघों पर खड़ा देखने लगी। उसे यह न जान पड़ा कि मेरे स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ स्मृति को अपने पति का वही रूप याद है जो सदा देखा है। परंतु वह समझी कि किसी करामात से दोनों पैर चंगे हो गए। किंतु अब उनकी अविचारित रमणीय कल्पनाओं के बादलों को मिटा देने वाला वह भयंकर सत्य लकड़ी का शब्द आने लगा जिसने उनके हृदय को दहला दिया। लकड़ी की टांग की प्रत्येक खटखट मानो उनकी छाती पर हो रही थी और ज्यों-ज्यों वह आहट पास आती जा रही थी त्यों-त्यों उसी प्रेम पत्र के मिलने के लिए उन्हें अनिच्छा और डर मालूम होते जाते थे कि जिसकी प्रतीक्षा में उनके 3 वर्ष कौवे उड़ाते और पल पल दिन कटते थे। प्रत्युत वे अपने हृदय के किसी अंदरी कोने में यह भी इच्छा करने लगी कि जितने पल विलंब से आवें उससे मिलें उतना ही अच्छा। और मन की भित्ति पर वो 2 जांघों वाले लहना सिंह की आदर्श मूर्ति को चित्रित करने लगीं और उस अब कभी न दिख सकने वाले दुर्लभ चित्र में इतनी लीन हो गई कि एक टांग वाला सच्चा जीता जागता लहना सिंह आंगन में आकर खड़ा हो गया और उसके इन हंसते हुए वाक्यों से उनकी वह व्यामोह निद्रा खुली कि अम्मा, क्या अंबाले की छावनी से मैंने जो चिट्ठी लिखवाई थी वह नहीं पहुंची? माता ने झटपट दिया जगाया और सुखदेई मुंह पर घूंघट लेकर कलश लेकर अंदर के घर ही दहनी द्वार साख पर खड़ी हो गई। लहना सिंह ने भीतर जाकर देहरे के सामने सिर नवाया और अपनी पीठ पर की गठड़ी एक कोने में रख दी।
उसने माता के पैर से छूकर हाथ सिर से लगाया और माता ने उसके सिर को अपनी छाती के पास लेकर उस मुख को आंसुओं की वर्षा से धो दिया, जो बाक्तरों की गोलियों की वर्षा के चिन्ह कम से कम 3 जगह स्पष्ट दिखा रहा था। अब माता उसको देख न सकी। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसके बीच बीच में 3 घावों के गड्ढे थे। बालकपन में जहाँ सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रहों की कुदृष्टि को बचाने वाला तांबे चांदी की पंतड़ियों और मूंगे आदि का कठला था, वहाँ अब लाल फीते से 4 चांदी के गोल गोल तमगे लटक रहे थे। और जिन टांगों ने बालकपन में माता की रजाई को 50-50 दफ़ा उघाड़ दिया और उनमें से एक की जगह चमड़े के तमसों से बंधा हुआ डंडा था, धूप से स्याह पड़े हुए और मेहनत से कुमलाए हुए मुख पर और महीनों तक खटिया सेने की थकावट से पिलाई हुई आँखों पर भी एक प्रकार की वीरता की, एक तरह के स्वावलंबन की ज्योति थी, जो अपने पितामह के घर और उनके पितामहों के गांवों को फिर देखकर खिलने लगी थी। माता रूंधे हुए गले से न कुछ कह सकी और न कुछ पूछ सकी। चुपचाप उठकर कुछ सोच समझकर बाहर चली गई। गुलाबदेई, जिसके सारे अंग में बिजली की धाराएं दौड़ रही थीं और जिसके नेत्र पलकों को धकेल देते थे, इस बात की प्रतीक्षा न कर सकी कि पति की खुली हुई बाहें उसे समेटकर प्राणनाथ के हृदय से लगा लें, किंतु उसके पहले ही उसका सिर, जो विषाद के अंत और नवसुख के आरंभ से चकरा गया था, पति की छाती पर गिर गया और हिंदुस्तान की स्त्रियों के एकमात्र हाव भाव अश्रु के द्वारा उसकी 3 वर्ष की कैद हुई मनोवेदना बहने लगी। वह रोती गई और रोती गई, फिर रोती गई। क्या यह आश्चर्य की बात है? जहां की स्त्रियां पत्र लिखना पढ़ना नहीं जानती और शुद्ध भाषा में अपने भाव नहीं प्रकाश कर सकती, और जहां उन्हें पति से बात करने का समय भी चोरी से ही मिलता है, वहां नित्य अविनाशी प्रेम का प्रवाह क्यों नहीं अश्रुओं की धारा की भाषा में? अब कहिए मित्रों, ये कहानी कहाँ से अधूरी लगती है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लेखन, अधिकांश लेखन रेट्रोस्पेक्टिव है। वो फ्लैशबैक में दौड़ता है और पाठक को भी मंथन करने का समय देता है और उसके दिमाग की थोह लेना चाहता है। ठीक इसी प्रकार ये कहानी भी मुझे रेट्रोस्पेक्शन में बहुत सारे सवाल छोड़ते हुए प्रतीत होती है, जबकि कहीं से भी ये कहानी अधूरी प्रतीत नहीं होती। क्यों अधूरी प्रतीत नहीं होती? क्योंकि एक माँ है और एक पत्नी है, जिन्हें प्रथम दृष्टया ये कोई उम्मीद नहीं कि उनका पति घर आवेगा, क्योंकि फौज में जंग के दौरान उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने प्रिय को खो दिया। परंतु पीछे जब उन्हें ये मालूम होता है चिट्ठी के माध्यम से कि वो ठीक है, जिंदा है और वो घर आएगा, तो एक तरफ उनके मन में प्रसन्नता है अपने प्रिय से मिलने की, परंतु दूसरी ओर जब अखबार के माध्यम से उन्हें यह पता चलता है कि लहना सिंह की एक टांग नहीं रही है, तो उसके आने की आहट के साथ वे दौड़कर अपने प्रिय से मिलने के लिए आतुर नहीं हैं, प्रत्युत
वो चाहती हैं कि मिलन की ये बेला जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी हो जाए। माँ का दर्द समझा जा सकता है, परंतु पत्नी अधीर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और रिट्रोस्पेक्शन में अंत में जब गुलाबदेई अपने पति की छाती से चिपकती है और रोती है, तो वो जो अश्रु हैं, उन आंसुओं के बहुत सारे मायने हैं। वो बिछोह के आंसू हो सकते हैं, वो ग्लानि के आंसू हो सकते हैं, वो पुनर्मिलन में खुशी के आंसू हो सकते हैं, या फिर वो आंसू इस बात का भी प्रमाण हो सकते हैं कि एक पत्नी क्यों अपने जीवित पति के प्रति उतनी आतुर नहीं है जितना कि उसे वो दोनों टांगों पर चलते हुए देखना चाहती है, जबकि वो जानती है कि पति वीर बहादुर सैनिक है, मोर्चे से लौटा है और ज़िंदा लौट आया है। यही उसके लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए था। परंतु कहीं ना कहीं उसकी पुरानी स्मृतियाँ, जिन स्मृतियों में उसने पति को अपने पूर्ण स्वरूप में देखा है, वो उनके साथ ही बंधी हुई है और वैसा ही पति को देखना चाहती है। तो मेरे व्यक्तिगत विचार में ये कहानी हीरे का हीरा किसी भी दृष्टिकोण से अधूरी नहीं है। बाकी सच क्या है वो तो केवल पंडित जी ही जान सकते थे। आशा करता हूँ कि आपको पंडित जी की ये कहानी भी पसंद आई होगी, और कोशिश करूँगा कुछ और ऐसी ही कहानियाँ, कुछ और ऐसी ही चर्चाएँ पंडित जी के बारे में आपके सामने समय समय पर लाऊं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ शुभ रात्रि।